press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 7 के जो नीलकंठ पाठ हैं इसके आगे के भागों को देखते हैं। हम कहाँ तक सीखे थे कि यहाँ जो नीलकंठ चिड़ियाघर के या जो जालीघर के सारे जो पशु पक्षियों को अपने ही परिवार के एक सदस्य समझ के उनके जो ख्याल रखता था और घूमता था, चारों ओर जालीघर में घूमता था। और जो खरगोश के बच्चे कभी जो नटखट किए तो गलत किए तो ये जो नीलकंठ क्या करता था, अपने जो चोंच से यहाँ उनके कान को पकड़ के पनिशमेंट देता था। और ऐसे ही चलते चलते एक दिन जालीघर में एक घटना हो जाती है। वो कौन सी घटना है कि और यह दिए है कि जब नीलकंठ ने अपनी जो लंबी पूंछ को फैला कर बैठे तो ये सभी जो खरगोश के बच्चे इनमें जो चुओल का खेल खेलते थे, अंदर छिपा छिपी खेल खेलते हैं ना, उसी तरह खेल खेलते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। देखें, ऐसे ही एक दिन क्या हो जाती है कि जो सांप यानी एक जो स्नेक जो जालीघर में आ जाती है। और जालीघर में आने के बाद इस सांप को देखकर जालीघर में या उस चिड़ियाघर में रहने वाले सारे जो पशु पक्षी जीव जंतु का मतलब वहाँ रहने वाले जो सारे जो पशु पक्षी अपने जीव को अपने जान को बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, भागकर कहीं छिप लेते हैं, अपने आप को छिपा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो डर से, क्यों क्या डर था कि जो सांप अगर उन जो पशु पक्षियों को निगल लेता है या उन पशु पक्षियों को जो काट दिया तो उनकी जान को खतरा आ सकती है। किसी को भी डर रहती है ना, जो मनुष्य को भी डर रहती है और पशु पक्षियों को भी अपने जो जान की डर रहती है। उसी तरह यहाँ सारे जो पशु पक्षी जाकर छिपा देते हैं, अपने आप को छिपा देते हैं। लेकिन एक शिशु खरगोश यहाँ सांप में पकड़ में आ जाती है, सांप के पकड़ में आ जाता है। वो जो इसके जो निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर को मुंह में दबा रखा था। देखिए, एक ऐसे ही जो छिपने के लिए भागते रहते हुए एक शिशु खरगोश, एक बेबी रैबिट जो सांप के पकड़ में आ जाते हैं। और इसके बाद ये जो सांप हैं उस बेबी रैबिट को निगलने का प्रयास करता है। निगलने का मतलब है जो स्वैलोइंग, नुंगो प्रयत्न मारते। इसके ही प्रयास में क्या हो जाती है, ये जो शिशु खरगोश है ना, शिशु खरगोश के जो पीछे के भाग हैं यानी इसके जो पैर है, इसकी जो पीठ है, ये सभी ये जो सांप के मुंह में जाया है, मुंह के अंदर गया है। इसका मतलब क्या है, सांप आधा भाग को जो पकड़ के दबा के अपने मुंह में रखा है और जो शीश को यहाँ शीश का मतलब इसका जो पीछे वाले भाग को यहाँ सांप अपने मुंह में रखा है। और इसके आगे के भाग क्या है, जो शीश, इसका जो सिर है, बेबी खरगोश का जो सिर है, इसके यहाँ क्या कहे हैं, शेष, यानी जो बैलेंस जो बॉडी पार्ट है ना उसको बाहर छोड़ी थी सांप ने। इसी जो बैलेंस पार्ट से, इसी जो सिर से, इसके मुंह से, किसकी जो शिशु खरगोश के मुंह से बहुत ही जो धीमी से स्लोली जो आवाज़ निकल आ रही थी। क्यों निकल आ रही थी स्लोली? क्योंकि जो डर से पहले ही यहाँ बेबी खरगोश ने डरा हुआ था और इसके साथ साथ इसका जो आधा जो भाग है सांप ने अपने मुंह में निगलने का प्रयास कर रहा था, है ना। इसलिए बेबी खरगोश या शिशु खरगोश बहुत ही धीमी आवाज़ से, बहुत ही स्लोली आवाज़ से आवाज़ निकालती रहती है, क्योंकि अब किसी ने आकर यहाँ इसको बचा सकते हैं ऐसे सोचकर। और तीव्र नहीं निकल सकता ताकि किसी की स्पष्ट सुनाई दे सके, किसी को भी जो स्पष्टता से यहाँ एक खरगोश को सांप ने
खरगोश के जो बच्चा को या जो बेबी खरगोश को, शिशु खरगोश को एक सांप ने पकड़ लिया है। ऐसे जो समझने के लिए ऐसे जो आवाज़ इस जो शिशु खरगोश से नहीं निकलती थी। और नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ना कानों ने उस मंद स्वर की व्यय पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। देखिए यहाँ जो लेकिन सभी जो प्राणी पक्षियों को वहाँ रहने वाले चिड़ियाघर में किसी को भी ये जो खरगोश के बच्चे जो चिल्ला रहा था बहुत ही धीमी आवाज़ से, ये जो आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती है। लेकिन कहीं जो पेड़ के ऊपर झूले पर बैठे हुए नीलकंठ को ये धीमी आवाज़, यहाँ एक वर्ड दिए है आपको, उसी के जो चौकन्ने कान, इसका मतलब क्या है? चौकन्ना यानी जो अलर्ट। एवरी टाइम जो अलर्ट रहने वाले ऐसे जो कान है हमारे जो नीलकंठ का ऐसे जो कान से ये धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है। और इस आवाज़ को सुनकर नीलकंठ ने झट से, यहाँ भी एक जो वर्ड दिए है झट से को पहचानी और पूंछ पंख समेट कर का मतलब क्या है? समेटना यानी वाइंड अप। वाइंड अप यानी अपने जो पूंछ को फैला के रखा हुआ था ना, रख के बैठा था हमारे नीलकंठ ने, लेकिन उसको पूरी जो समेट कर ಅಂದರೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಸೆ ಏಕ್ झपट्टे में नीचे आ गया। एक झपट्टे में ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ झಟ್ಟನಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ। और स्वभावतः अपनी सहज चेतना से ही उससे समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। देखिए यहाँ जो उसने समझ लिया होगा स्वभावतः अपनी सहज चेतना से मतलब क्या है? जो दूसरे पक्षियों को प्राणियों को कुछ ज्ञान रहती है कि जो अन्य पक्षियों को पशुओं को कैसे मारना चाहिए, कैसे मारने से उनकी जो जान जा सकती है। और सांप की जान किस में रहती है? ज़्यादातर इसके जो फल में रहती है। फल का मतलब क्या है यहाँ? फन का मतलब क्या है यहाँ? ಹೆಡ್ ಪೀಸ್ ಯಾನಿ ಹೆಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಹಾಡಿನ जो सर्पದ ಹೆಡೆ, ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, इसमें ही यहाँ जो सर्प के जान रहती है। और ये स्वभावतः यहाँ जो पिकॉक को या हमारे जो नीलकंठ को, मोर को स्वभावतः ही समझ में आई थी, ये जान चुके थे पहले ही। और ये क्या करता है कि होगा सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी जो घायल हो सकता है। देखिए ऐसे जो चोंच मारता है कि अपने चोंच से मोर ने खरगोश के जो फन पर चोंच मारता है, चोंच मारने से इसकी जो दर्द से ये मोर ने, नीलकंठ ने जो चोंच मारने के डर से, इसकी जो दर्द से यहाँ सांप क्या करता है? अपने मुंह में रखे हुए जो निगलने के लिए रखे हुए जो शिशु खरगोश को बाहर छोड़ देता है, वो निगलता नहीं। यहाँ शिशु खरगोश का जान बच जाती है। समझ में आई ना? ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ನೇಕು ಅರ್ಧ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೆಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶಿಶು ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ ರ್ಯಾಬಿಟಿಂದು, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿಂದ ಹೆಡೆ ಮೇಲೆ ಸರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾರು? ನೀಲಕಂಠ. ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೇ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। दोनों यहाँ
उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। देखिए, अपने जो सांप को फन के पास पंजों से इसका मतलब क्या है, जो ಫನ್ ಕೆ ಪ್ಯಾಸ್ ಏನು ಹೆಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಡೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಲೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಆ ಹೆಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ दबा के रख देता है नीलकंठ ने। दबा के रख कर बहुत ही जोर से चोंच मार कर अपने पंजे से दबा के रखता है। पंजे यानी पाव, मैं पहले ही बोल चुकी आपको, ಅಂಗಾಲು ಮುಂಗಾಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಮುಂಗಾಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ತನ್ನ ಪಾವಿಂದ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಡೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ರಿ ಕುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆ ರೀತಿ ಕುಕ್ಕಿದಾಗ और फिर चोंच ने इतने प्रहार किए कि बहुत जो प्रहार करता है, प्रहार करने के बाद ये जो सांप क्या हो गया, अधमरा हो गया, यानी इसका जीव है आधा मर गया, वही अर्धा ಬರ್ಧ इधर जीव ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ। पकड़ डीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ रहा। देखिए, यहाँ जो पकड़ डीली पड़ते ही, पकड़ डीली पड़ने का मतलब क्या है, ये जो सांप अपने मुंह में जो खरगोश के बच्चा को या जो शिशु खरगोश को पकड़े रहते ना, पकड़ा हुआ था ना, जो नीलकंठ ने चोंच मारने के बाद जो थोड़ा इनकन्वेंट हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ಅದು ಬಿಗಿ ತಪ್ಪಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಕಿಗೆ, ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೊಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೊಲದ ಮರಿಯನ್ನು, ಅದ್ರ ಬಿಗಿ ತಪ್ಪಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ, ತಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಲದ ಮರಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ। ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಕಲಾಯ ಪರಂತು निश्चेष्ट सा वही पड़ा। निश्चेष्ट का मतलब क्या है, कुछ आइडल, कुछ एक्टिविटी नहीं करता है और कुछ मूवमेंट्स नहीं करता है जो खरगोश की बच्चा ने, यानी शिशु खरगोश ने। ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ। और जो निश्चेष्ट का मतलब क्या है, यहाँ आइडल। निश्चेष्ट यानी जो आइडल, वही पड़ गई। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। देखिए, इस समय राधा कहा थी कि राधा ये तो नीलकंठ के साथी थी, लेकिन जो नीलकंठ को हेल्प करने की कुछ आवश्यकता नहीं समझती है, क्योंकि नीलकंठ ने ही यहाँ सांप को मार दिया है ना, फिर मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है वह जाकर। इसलिए यहाँ राधा क्या करती है कि जो अपनी यहाँ क्या दिए है कि केका से यानी अपनी एक स्वर है ना, जो आवाज़ निकलती है ना पिकाक से जो ಕಂಠದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, जो सभी को एक घटना यहाँ कुछ हो गया है, कुछ असाधारण एक घटना हो गई है जालीगर में, ऐसी एक जो सूचना यहाँ सभी को, जो जालीगर में चारी तरफ घूमकर वहाँ रहने वाले जो मनुष्य रहते हैं, महादेवी वर्मा के जो हेल्पर्स रहते हैं, सभी को यहाँ जो सूचना देती है। समझ में आई ना, ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾಧಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಜಾಲಿಗರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ವಾಯ್ಸಿಂದ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, सूचना सब प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। देखिए, यहाँ जो माली पहुंचा, फिर हम सब पहुँचे, ये जो राधा की आवाज़ सुनकर राधा इस तरफ जो
आवाज़ कर रही है ना, कुछ होने की जो सूचना दे रही है ना, इस आवाज़ को सुनकर वहाँ रहने वाले जो माली और हमारे जो महादेवी वर्मा जी सभी वहाँ जालीगर में पहुँचते हैं। जालीगर में जाकर वहाँ क्या हुआ है देखते हैं तो ये जो सांप का 2 खंड हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, सांप 2 टुकड़े में वह भूमि पर गिरा है, ಅಂದರೆ ಹಾವು 2 ತುಂಡಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ बिद्दिದೆ। और इसके पास ही यहाँ खरगोश के जो बच्चा है, शिशु खरगोश है, वो भी वही गिरा था। और जो खरगोश के पास गया, रात भर उसे पंखों के शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। देखिए नीलकंठ ने क्या करता है कि इस खरगोश के बच्चा है ना, जो शिशु खरगोश के पास जाकर अपने जो पंखे हैं, अपने जो पंखों से यहाँ रात भर छिपा के ಶಿಶು ಖರ್ಗೋಶ್ಗೆ ಚಿಪಾಕರ್ ಉಷ್ಣತಾ ದೇತಾ ಹೇ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೆಚ್ಚಿಗಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು। खरगोश के जो कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। देखिए कार्तिकेय कौन है, आप सभी को पता है। कार्तिकेय भगवान शिव जी के बेटा है ना। भगवान शिव जी कार्तिकेय के जो वाहन क्या है यहाँ, हमारे जो मयूर यानी ये जो किसको, मयूर को किसके कहते हैं, यहाँ मोर को ही मयूर कहते हैं। क्यों चुना है, क्यों खरगोश क्यों ही चुना है कि यहाँ इससे समझ में आते हैं कि जो यहाँ उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। यहाँ जो नीलकंठ के एक जो सेनाधिपति, ये जो कमांडो के तरह सभी जो पशु पक्षियों को पालन करना, सभी जो पशु पक्षियों के जो रक्षा करना और सभी पक्षियों वहाँ रहने वाले पशु पक्षियों के जो जानकारी रखना, उनको संभालना, अगर उन्हें कुछ हुआ तो उन्हें देखना और उन्हें जो सीख सिखाना, पनिशमेंट देना, अपने ही समझना, इन सभी गुणों को देख के ही जो हमारे कार्तिकेय जी ने जो मयूर को या ये जो मोर को अपनी जो वाहन बनाया है। समझ में आए ना। ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನವಿಲಿನ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಈ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೇ ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ। ಮಯೂರ್ कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। देखिए मयूर एक कलाप्रिय पक्षी है। कलाप्रिय पक्षी यानी आप सभी को पता है कि जो कैसे जो नाचते हैं, जो बारिश आने के समय कैसे जो नाचते हैं जो मोर है ना, इसके मतलब क्या है, ये जो कलाप्रिय एक जो पक्षी है लेकिन हिंसक पक्षी नहीं है। हिंसक पक्षी का मतलब क्या है, जो किसी को भी यह क्या दिए हैं, हिंसक मात्र नहीं। इसका मतलब क्या है, दूसरे जो पशु पक्षियों को जो मार कर खाने जैसे पक्षी नहीं है। समझ में आए ना। और जो कैसे हम देख सकते हैं कि जो ईगल जैसे मांसभक्षक पक्षी नहीं है, ऐसे यहाँ बोल रहे हैं। और इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। देखिए इसी से यानी ऐसे ही गुण से, ये जो मोर के ऐसे ही गुण से यह क्या दिए है, बाज, चील। बाज का मतलब क्या है, ये शिकारी करने का एक पक्षी। और जो यहाँ चील दिया है, चील का मतलब क्या है, उलचर। इसका मतलब क्या है, जो ओलचर, वो भी मांसभक्षक पक्षी है, ओलचर है ना। और यहाँ दिए है कि जो बाज यानी जो शिकारी करने के लिए यूज़ करने वाले जो एक आउल है, आउल हम समझ सकते हैं कि जो बाज को आउल भी हम कहते हैं। ऐसे जो पक्षियों को यहाँ कैसे जो पक्षी मानते हैं कि जो हिंसक पक्षी, इनके लिस्ट में
इनके लिस्ट में इन पक्षियों के नाम आती है, लेकिन यहाँ हमारे जो मयूर के या मोर के नाम ऐसे जो पक्षियों के नाम में नहीं आती है, ऐसे जो पक्षियों के श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए इन पक्षियों के जो श्रेणी में मोर के नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि मोर की इतनी जो अच्छे गुण हैं ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ। ಈ ರೀತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನವಿಲನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಮೇಘೋಂಕಿ जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है, इनका जीवन ही क्रूर कर्म है। इसका मतलब क्या है, ऐसे जो पक्षियों का जीवन कैसा है कि दूसरे जो पक्षियों को, प्राणियों के जो मांस खाना ही, जो क्रूरत्व है ना, उसी ऐसे ही गुण ऐसे जो पक्षियों के है। ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಜೀವನ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೇ ಕ್ರೂರ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी नहीं, उनका मानवीकरण भी हो गया था। देखिए, नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही। इसका मतलब क्या है, नीलकंठ में जातिगत विशेषता का मतलब क्या है, एक जो ग्रुप के, इसका मतलब क्या है, जो मोर के जाति के, जो मोर कैसे रहते हैं, वो वैवर्ण कैसे रहते हैं और आगे चलते चलते वो कैसे बन जाते हैं, है ना, इसी के जो गुण स्वभाव नीलकंठ में जो पहले से ही थी। ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸ್ವಭಾವತಃ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದಾನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲನ್ನು ಸಹಿತ ಇತ್ತು। ನವಿಲು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವು ಇರಬೇಕು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ नविलिगे ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು। ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ, इससे भी आगे चल के हम देखते हैं तो यहाँ हमारे जो मोर को मानवीकरण भी किए हैं। मानवीकरण करना यानी जो मानव के रूप में समझना, क्या दिए हैं कि मानवीकरण भी हो गया है। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर टहर जाता था। देखिए, यहाँ मेघों के सावली छाया में, मेघों की सावली छाया का मतलब क्या है, जब जो बादल बारिश आने के जो मुंसूचना देते हैं कि जो बारिश आने के समय में यहाँ जो मोर कैसे नाचते हैं, इसके बारे में यहाँ वर्णना की गई है कि जो अपने इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को, इंद्रधनुष के मतलब क्या है, जो रेनबो के जो कलर्स कैसे है, वैसे ही ये जो अपने पंखों को, इंद्रधनुष जो कैसे रहते हैं, जो रेनबो ऐसे ही आते हैं ना, ऐसे ही इसमें जो 7 कलर्स हम देख सकते हैं, है ना, ऐसे ही जो 7 कलर्स के तरह यहाँ पिकॉक के जो पोंच है, ಅಂದರೆ ಇವ ಗರಿಗಳು ಏನಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹರಳ್ದಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಸಹಿತ ತನ್ನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ। और इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर, ऐसे ही शेप में अब सभी देखे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ कैसे जो मोर नीलकंठ में कैसे जो खड़ा है, यहाँ अपने जो पंखों को ऐसे फैलाकर मंडलाकर यहाँ खड़ा है ना, इसे हम देखते हैं तो यहाँ हमें क्या नज़र आते हैं, किस शेप के नज़र आते हैं कि इसको यहाँ किसके साथ कंपेयर किए हैं कि जो इंद्रधनुष यानी जो रेनबो के साथ कंपेयर करके बोल रहे हैं। अपने जो पंखों को मंडलाकर बनाकर अब जब वह नाचता था, जो कैसे नाचते हैं, अब तो जो किसी ज़ू में गए हैं तो आप देखे होंगे कैसे नाचते हैं, और जो आप टीवी में या स्क्रीन पर आप देखे होंगे, ज़रूर सभी ने जो मोर नाचते हुए वीडियो को आप देखे होंगे, है ना।
वह नाचता था तब उस नृत्य के एक सहजात लय ताल रहता था। जो ऐसे ही जो कुछ ऐसे कॉमनली सिंपली नहीं नाचता है, यहाँ कैसे नाचता है कि जो नाचने में भी एक लय ताल रहता है। एक ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲು ತಾನು ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಮಳೆ ಮೋಡ ಆದಾಗ, ಮಳೆ ಬರೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗೆ ಕುಣಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಯ ತಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 4 2 4 3 2 1 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ನವಿಲು ಬಲಗಡೆಗೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಲಯ ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दहीने बाएं क्रम घूमकर किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता. किसी अलक्ष्य सम पर, इसका मतलब क्या है, कुछ डांस करने के समय हम ऐसे ही चलते जाते कंटिन्यूसली डांस फॉर्म में अलग होते हैं. यहाँ जो हमारे जो नीलकंठ कैसे या मोर कैसे नाचते हैं कि वो कहाँ पर रुकना चाहिए, वह रुक कर ठहर ठहर कर और फिर स्टेप कहाँ करना चाहिए, वो किस तरफ मुड़ के, दाएं तरफ मुड़ के करना चाहिए तो वह उस तरफ मुड़कर, और बाएं तरफ मुड़ना चाहिए तो उस तरफ मुड़कर जो ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋ ಯಾ ನೃತ್ಯ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಇದು ಹೇಳೋದರ್ಥ ಏನು, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗೋದು, ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಯ ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक चंद रहता था. देखिए राधा यानी जो यहाँ नीलकंठ के जो साथी है ना राधा, वो कैसे नीलकंठ की तरह दिखने में नहीं थी और नाचना भी नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, लेकिन उसकी जो गति है और जो चलने की स्टाइल है और रुकने की स्टाइल है, खड़े होने की स्टाइल है, इस सभी में एक छंद थी. एक छंद का मतलब क्या है, ये भी एक कविता लिखने का एक विधि, कविता लिखने का एक मेथड, एक विधान हम कह सकते हैं. ಚಂದ್ ರहीम के दोहे में हम ಚಂದ್ देखे हैं ना, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಅದ್ರ ಟೈಪು ಅದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲಿಗೆ, ಆದರೆ ರಾಧನಿಗೆ. ಆದರೆ ನೀಲಕಂಠನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. और वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दहिनी ओर के पंख को चूती हुई बाई और निकल आती थी और बाएं पंख को स्पष्ट कर दहिनी और. देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दहिनी, नृत्य मग्न यानी जो नृत्य में ही डूबे हुए नीलकंठ के जो दाएं और बाएं और जाकर यहाँ क्या करती थी, ये जो छूती हुई बाई निकल आती थी. इसका मतलब क्या है, छूती हुई ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಇದು ಈಗ ಕುಣಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೀಗಿಂದ ಬಂದು ಹೀಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ರಾಧಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೇರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಬಂದರು, ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರೋ ಪೇರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರ, ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ತುಂಬಾ ಡೀಪಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೀಲಕಂಠ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೃತ್ಯ ಮಗ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೃತ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಗ್ನವಾಗಿರೋ ನೀಲಕಂಠ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲನೂ ರಾಧಾ ಹೋಗೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. पंख चूती हुई बाई निकल आती थी और बाई पंख स्पर्श करती दाहिनी ओर. इस प्रकार उसकी प्रतिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था. इन दोनों के जो प्रतिक्रमा में एक पूरक ताल मिलता था, यानी ये जो करेक्टली
ಒಂದು ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರದೂ ಸಹಿತ ಏನಿತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಬ್ಬರದು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಬ್ರದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರದ್ದು ಸಹಿತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वहाँ मेरे जाली घर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडला कर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया. देखिए, समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है. इसका मतलब क्या है? ये जो मोर है, मोर को समझ में आता है कि महादेवी वर्मा जी को मोर के जो नृत्य है बहुत ही पसंद है. इसलिए वो क्या करता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇದ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತೂ. ಪರಂತು अचानक एक दिन वह मेरे जालीगर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर, यहाँ महादेवी वर्मा जी ने जो जालीगर में पहुँचते हैं तो पहुँचने के समय यहाँ क्या करता है, नीलकंठ ने अपने जो झूले से, झूले का मतलब वो पेड़ पर जो बैठता था ना वहाँ, उस जगह से उतरकर पंखों का सतरंगी मंडलाकर. इसका मतलब क्या है? सतरंगी मंडलाकर. सतरंग का मतलब क्या है? 7 कलर्स. सतरंग यानी जो 7 कलर्स को जो मंडलाकर यानी राउंड अप करके, मंडलाना का मतलब क्या है? जो राउंड अप करना, पूरी तरफ से ऐसे जो राउंड अप करके वो क्या करता था, छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया. जो छाता तान कर ऐसे जो राउंड अप करके अपने एक जो भंगिमा है, एक जो क्या कहते हैं, ಒಂದು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನವಿಲು. यारो नीलकंठ खड़ा हो गया. तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई. प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था. देखिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही ये जो नृत्य भंगिमा है नित्य का क्रम बन गया, यानी डेली एक क्रम हो गई, एक विधि हो गई. जो कभी जो महादेवी वर्मा जी आए या ना आए, लेकिन आए तो भी महादेवी वर्मा जी के सामने ये जो मोर है, नीलकंठ है, अपने जो पंखों को फैलाकर मंडलाकर खड़े होने का एक नृत्य भंगिमा में खड़ा होता है. यही एक डेली एक क्रम बन गई. और यहाँ कभी कभी जो महादेवी वर्मा जी के जो साथी या फ्रेंड्स, उनके जो परिचयदार विदेश से, देश से, अपने ही देश से या विदेशों से यहाँ महादेवी वर्मा जी को देखने के लिए आए तो, या जालीगर को देखने के लिए आए तो भी क्या हो जाती थी, ऐसे जो खड़े होती थी ना, खड़े होता थे ना, कौन? नीलकंठ. खड़े होने के ऐसे जो नृत्य भंगिमा को देखकर वो कैसे बिहेव करते थे कि विस्मयादिभूत हो उठता था. समझकर वो प्रति सम्मानपूर्वक समुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयादिभूत हो उठता था. इसका मतलब क्या है, जो भी आते हैं तो चिड़ियाघर में या जालीघर में जो विदेशी साथी या परिचय वाले या देशी परिचय वाले जो साथी किसी ने भी चिड़ियाघर में आए तो ये जो मोर है ऐसे जो खड़े हुआ तो अपने जो नृत्य भंगिमा में खड़े हुआ तो अपने पंखों को फैलाकर वो आने वाले जो देखने वाले क्या समझते थे कि हम आ गए हैं, हमें यहाँ स्वागत कर रहे हैं. वो भी कैसे? विथ रेस्पेक्टफुली, विथ सम्मान से, बहुत ही जो सम्मान देकर, बहुत ही जो रेस्पेक्ट देकर हमें स्वागत कर रहे हैं. जो मोर
ऐसे जो ವಿಸ್ಮಯ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಜಾಲಿಗರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ? ಆವಾಗ ಈ ನವಿಲು ಈ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಈ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ विस्मय ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. और कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली. देखिए, विदेशी महिलाओं ने यानी जो विदेश से आए हुए महादेवी वर्मा जी के जो फ्रेंड्स रहते थे महिलाएं, वो यहाँ कुछ अवार्ड देते हैं. क्या? कुछ उपाधि देते हैं. क्या क्या कह के पुकारते हैं कि ये तो परफेक्ट जेंटलमैन है. कौन? नीलकंठ. नीलकंठ तो परफेक्ट जेंटलमैन है, क्योंकि नीलकंठ के अंदर ऐसे गुण है ना. किसी ने आए तो भी ऐसे जो नृत्य भंगी में खड़े होना और सभी जानवरों के जो ख्याल रखना है ना, अपने बच्चों के समान ही ट्रीट करना, ये जो सभी जो गुण से ये तो परफेक्ट जेंटलमैन है. कौन? नीलकंठ. ಉಪಾಧಿ ಡೇ ಡಾಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसे कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था. देखिए, जो नुकीली का मतलब क्या है? वेरी शार्प एंड. नुकीली का मतलब क्या है? शार्प. अपने जो नुकीली जो चोंच से या पैनी चोंच से यानी ऐसे जो ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೀಕ್, ಅದರಿಂದ कैसे जो भयंकर विषधर का मतलब क्या है? कौन है विषधर? यहाँ सांप. भयंकर विषधर को जो खंड खंड करके जो मारा था नीलकंठ ने, है ना. लेकिन अगर यहाँ महादेवी वर्मा जी ने कुछ यहाँ जो बुने चने को यहाँ खाने के लिए अपने जो हाथ में ऐसे जो पकड़कर खड़े हुए तो खिलाने के लिए मोर को या नीलकंठ को, अगर वो चाहते तो भी अपनी जो चोंच से जोर से चने को खा सकता था नीलकंठ ने. कैसे? जो विषधर को चोंच से मार कर जो चोंच से क्या करता है, मारता है ना, खंड खंड कर देता है ना. उसी तरह महादेवी वर्मा जी तब खाना खिलाने के लिए या चनों को खिलाने के लिए आए तो ऐसे ही जोर से चनों को खा सकता था नीलकंठ ने. लेकिन जो महादेवी वर्मा जी ने खिलाने के समय कैसे खाता था नीलकंठ ने, जो हथेली पर रखे हुए बेने को बहुत ही कोमलता से हौले हौले उठाकर, हौले हौले का मतलब क्या है? बहुत ही स्लोली, अपने जो चोंच से बहुत ही स्लोली चनों को उठाकर बहुत ही धीरे से खाता था. सी मेरी हत्ते, जो इसे देखकर महादेवी वर्मा जी को कुछ हंसी आती थी और विस्मय भी होती थी. क्यों ऐसे विस्मय होती है? क्यों ऐसी विस्मय होती है कि जो यहाँ नीलकंठ ने समझता है कि जो अपना कौन है, जो पराया कौन है, यहाँ हमें जो तकलीफ़ देने वाला कौन है और जो हमें पालने वाले कौन हैं, हमें प्यार देने वाले कौन हैं. अगर सांप को मारने जैसे ही यहाँ नीलकंठ ने महादेवी वर्मा जी के हाथ में रखे हुए जो चनों को बहुत ही ज़ोर से प्रहार करके खा सकता था, लेकिन ऐसे नहीं खाता था. महादेवी वर्मा जी को कुछ दर्द ना होना चाहिए, इसलिए वो कैसे खाता है नीलकंठ? बहुत ही स्लोली, हौले हौले से चनों को उठाकर खाता है. इसलिए महादेवी वर्मा जी को हंसी भी आती है और क्या आती है? यहाँ जो विस्मय भी होती है. फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और
पल्लवित वृक्ष भाते थे। देखिए यहाँ वृक्षों से फलों के वृक्षों से मतलब क्या है, ए ट्री विथ फुल ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರಕ್ಕಿಂತ यहाँ क्या दिए है, पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, इसका मतलब क्या है, पल्लवित का मतलब क्या है, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ हम कह सकते हैं, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಗುರೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೀ ಅದು, ಮತ್ತು ಬರೀ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರ, ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಎಳೆದು, ಇನ್ನೂ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಎಳೆ ಚಿಗುರು, ಆ ರೀತಿ ಮರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ನೀಲಕಂಠಿಗೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಹೂವು ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಚಿಗುರೊಡಿತಾ ಇರೋಂತಹ ಮರಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನೀಲಕಂಠನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ. और भाते थे ವಸಂತ್. यहाँ जो फिर क्या ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಹಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿತ್ತಲ್ವ ನೀಲಕಂಠ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೀಲಕಂಠು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನು, ಈಗ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿ ತಿನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಂತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಅದ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ, ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಗುನೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीगर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता. देखिए, वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, वसंत के समय में क्या हो जाती है, वसंत के समय में जो नए पत्ते आते हैं पेड़ पर, ಏನಾ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾವಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಏನು ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ಎಲೆಗಳು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುನಹಲಿ ಮಂಜರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो आम के पेड़ के ऊपर, आम के जो वृक्ष में, जो वसंत ऋतु में आने वाले जो आम के पेड़ के ऊपर जैसे जो सुनहरी जो पत्ते अभी निकल आते रहते हैं ना, और फूल निकल आते रहते हैं और आ जाते हैं, पूरा ऐसे ही समा जाती है इसके ऊपर, है ना, पड़ जाते हैं. अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता है. अशोक ट्री ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರು ಪಲ್ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು, ಹೌದಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು. ನೀವು ಅಶೋಕ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡಿರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಶೋಕ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಚಿಗುರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಬಂದು ಆ ಮರನೂ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಬ್ ಜಾಲಿಗರ್ ऐसे जो पेड़ों को देखकर यहाँ हमारे जो नीलकंठ को उसका मन स्थिर ही नहीं रहता था, अस्थिर हो उठते थे और उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕೇನೋ ಅದನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ವೋ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೀಲಕಂಠನಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಚಿಗುರೊಡ್ದಿರೋ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೂಗಳು ತುಂಬ, ಆಮೇಲೆ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೆಡ್ ಕಲರು, ಅವಾಗಿನ ಚಿಗುರೊಡ್ದಿರೋಂತಹ ಎಲೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗು ಹೂಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಾನಿರೋದಿಲ್ವಂತೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी. मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब इसकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्रतर होती हुई मानो
बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। देखिए नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु, यहाँ नीलकंठ और राधा की ही नहीं, सभी जातियों के जो मोर और मोरनी को यहाँ सबसे जो प्रिय ऋतु कौन सी है, वर्षा ऋतु है, यानी जो रेनी सीज़न है। और मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थे। देखिए जो मेघों के उमड़ आने के पहले, इसका मतलब क्या है, जो मेघ का मतलब जो बादलों में जो बारिश आने के पहले कैसे जो आवाज़ निकलती है और जो बादल पूरा क्या हो जाती है, ढक जाता है। बादल आने के एक मुंसूचना हमें देती है बादलों में, है ना, काले काले बादल आप देखे होंगे और कुछ हवा, ठंडी हवा आती है। ऐसे जो मुंसूचना यहाँ किसको आती है, सूचना किसको आते हैं, मोर और मोरनी को आ जाती है। हवा उसकी सहज आहट पा लेती है, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಮಳೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ. ಆ ರೀತಿ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿರ್ಫ್ ರಾಧಾ और नीलकंठ को ही नहीं, सभी जो मोर के जाति को। और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब बारिश आने के पहले इनको जो सूचना मिलती है, अगर बारिश आते हैं, ऐसी जो सूचना मिलने पर ये क्या करते हैं कि इनके जो गूंज और अनुगूंज का मतलब क्या है, जो मोर एक गूंज निकलती है, तो जो इसके प्रति जो मोरनी भी यहाँ एक अनुगूंज निकलाती है। समझ में आई ना, ऐसे जो पुकारती है, ऐसे जो आवाज़ करती है और ऐसे ही तीव्र होती जाती है। बारिश आते आते ही ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। और उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती है। ये जो आवाज़ कैसे लगती है कि जो बारिश के जो बूंद भूमि पर उतरने के लिए ये जो सोपान गीत गा रहे हैं, ಅಂದರೆ ಸೋಬಾನ ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ, ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೋಬಾನ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಹುಪರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಬಹುಪರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಳು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವ್ದು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನವಿಲುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೇನೋ, ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಜೋರ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇವರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋಪಾನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. बनने लगती थी मेघ के गर्जना के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता। मेघ के गर्जन के ताल पर ही, मेघ के गर्जन की यानी जो मेघ जो बारिश आने के पहले जो कैसे जो गर्जना करती है, इसके साथ ही गर्जना करता है, इसके साथ ही बिजली तन्मय नृत्य का आरंभ होता है। इसके साथ ही ऐसे वही ताल है, ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗುಡುಗಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಿದ್ದಾಗೆ ತಾಳ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇವು डांस ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ। अच्छे बच्चों, आज इतने ही बस। इसके जो आगे के भागों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।